बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम एग्ज़ाम्पल देखी है और उसमें हमने सर्किट प्रॉब्लम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने उसकी इक्वेशन जो है वो बनाना सीखी थी कि किस तरह से हम लूप इक्वेशन जो है वो बनाते हैं। तो दो लूप हमने बनाए थे। इसमें ये कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है। ये इक्वेशन हमने जो है इसकी इक्वेशन बनाई थी। इसमें दो आपको लूप नज़र आ रहे हैं, I1 और I2, जिसमें से करंट पास हो रही है। और हमने इसकी टू लूप्स इक्वेशन बनाना सीखी थी कि किस तरह से लूप इक्वेशन बनाते हैं, और फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अब देखें, हमने जो आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि क्या क्या प्रोसीजर हम अडॉप्ट करके तो सर्किट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब जितने भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क प्रॉब्लम जो हैं वो आपको आपकी इसमें बुक में गिवन हैं या आपकी एग्जांपल्स में गिवन हैं, तो आप उसको सॉल्व खुद से कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, और ये भी ये ज़हन में रखें उसमें डायरेक्ट करंट यूज़ हो रही है। ठीक है, बैटरी यूज़ हो रही है उस प्रॉब्लम में, तो उसकी क्या स्टेप्स हैं, उसमें किरचॉफ रूल्स जो हैं वो हमने अप्लाई करने हैं उस प्रॉब्लम में, और उनको फॉलो करते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम जो है बनाते हैं। ये पहला स्टेप है। जो हमें प्रॉब्लम गिवन होगी, नेटवर्क प्रॉब्लम गिवन होगी, हम उसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे। उसकी स्टेटमेंट रीड करने के बाद हम उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम मस्ट है सबसे पहले। ठीक है, उस डायग्राम में हमें पता चलेगा कि रेजिस्टेंस और उसका कम्बिनेशन जो है, किस तरह से बैटरी लगी हुई है और रेजिस्टेंस लगी हुई है और कितनी रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम डायग्राम बना लेंगे। नंबर 2 स्टेप पे आ जाएगा कि लूप की चॉइस हमने करनी है कि उसमें जो है कौन सी रेजिस्टेंस जो है वो हम उसमें इंक्लूड करेंगे। जितनी भी रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं उसके अंदर, वो एक दफ़ा इट शुड बी सिलेक्टेड एटलीस्ट वंस। ठीक है, देखें सेकंड जो हमारा पॉइंट है, द चॉइस ऑफ लूप्स शुड बी सच दैट ईच रेजिस्टेंस इज़ इंक्लूडेड एटलीस्ट वंस इन सिलेक्टेड लूप्स। ठीक है, उसके बाद हमने वो देखे कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है, करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट देखें नंबर 3 पॉइंट पे, अज्यूम अ लूप करंट इन ईच लूप, ऑल द लूप करंट्स शुड बी इन द सेम सेंस, इट मे बी इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब हमने एग्जांपल डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि दो लूप हमने चूज़ किए थे, और अगर उस दोनों लूप में, एक लूप में क्लॉकवाइज करंट चूज़ किया तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज चूज़ करनी है। अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज करंट चूज़ किया तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सेम सेंस होनी चाहिए। अगर क्लॉकवाइज है तो दोनों में क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट क्या है, लूप इक्वेशन जो है वो हम उसके बाद बनाते हैं, जो कि हमने बनाई थी लूप इक्वेशन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमने जो है उसकी लूप इक्वेशन बनाई, पहले फर्स्ट लूप की, फिर सेकंड लूप की इक्वेशन हमने बनाई थी। ठीक है, तो इसमें देखें नंबर 4 पॉइंट पे, राइट द लूप इक्वेशन फॉर ऑल द सिलेक्टेड लूप्स। फॉर राइटिंग ईच लूप इक्वेशन द वोल्टेज change across any component is positive if traversed from low to high potential, and it is negative if traversed from high to low potential। ये चीज़ भी हमने ज़हन में रखी थी। अगर वोल्टेज जो है वो उसमें चेंज आ रहा है लो टू हाई तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर हाई से लो जा रही है तो नेगेटिव होगी। ये चीज़ भी हमने सारी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट क्या है, सॉल्व दीज इक्वेशन फॉर अननोन क्वांटिटीज़। ठीक है, अननोन जो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, जिस तरह I1 और I2 अननोन था, हमने उसके लिए उसको सॉल्व कर लिया। उसकी वैल्यू जो है उन लूप इक्वेशन को पहले हमने बना लिया, फिर जो अननोन है वैल्यूज़, उसकी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। तो ये सारे स्टेप्स हैं स्टूडेंट। ये स्टेप्स को आपने करते हुए आपने जो है सर्किट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है।
जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम्स आपको गिवन होगी, एग्जांपल्स में गिवन है या आपकी बैग में जो उसकी बुक में एक्सरसाइज में जो गिवन है, वो प्रॉब्लम्स आपने इसी पैटर्न पे सॉल्व करनी है। ठीक है, और मैंने आपको कहा था अगर आपको लूप इक्वेशन बनानी आ गई है तो इट्स सो इजी फॉर यू टू सॉल्व द सर्किट प्रॉब्लम। ठीक है, आगे हम अपना आर्टिकल पे आते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, देखें इसमें सर्किट जो है लगा हुआ है 4 रेजिस्टेंसेस की फॉर्म में। ठीक है, एक मैश की फॉर्म में 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, I1, I2, I3, I4। ठीक है, ये हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस एक मैश की फॉर्म में लगी हुई हैं और इसको हम एक ब्रिज की फॉर्म में लगी हुई हैं, इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से। स्टूडेंट जब आप प्रैक्टिकल आपके करवाए जाएंगे क्लास में, तो आप प्रैक्टिकल में इसका एक प्रैक्टिकल होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से। ठीक है, तो वो एग्जांपल है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो जब आप उसमें भी हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आपको वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से हमने उसको कैलकुलेट करना है, अननोन रेजिस्टेंस को निकालना है। यहाँ पे देखें व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट शोन इन फिगर, ये आपको फिगर में ये व्हीटस्टोन ब्रिज की फिगर दिखाई गई है। ये कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड R4 कनेक्टेड इन सच अ वे सो एज टू फॉर्म अ मैश ABCDA। मैश की फॉर्म में है ABCDA। ठीक है, ये हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। बैटरी जो है कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A एंड C, A और C पॉइंट के दरमियान में ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, स्विच S जो है, ये स्विच है, स्विच S जो है हम उसको क्लोज़ करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी गल्वानोमीटर में। ये सेंटर में गल्वानोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये गल्वानोमीटर हमने करना ये है कि सर्किट कंपोनेंट्स को इस तरह से हमने एडजस्ट करना है करंट की वैल्यू को, कि गल्वानोमीटर में से करंट जो है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करे गल्वानोमीटर। बेशक हमारे पास ये स्विच क्लोज है तो भी, इवन स्विच इज़ क्लोज, गल्वानोमीटर शोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन। सो इन दिस केस इट इज़ इन बैलेंसिंग कंडीशन। वो क्या कंडीशन होगी, उस पॉइंट पे गल्वानोमीटर जो है या ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो बैलेंसिंग कंडीशन पे होगा। और ये बैलेंसिंग कंडीशन को करना इसलिए ज़रूरी है कि जब बैलेंसिंग कंडीशन पे आएगा तो हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम स्टूडेंट देख लेते हैं कि इसमें जो है 4 जो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, इसमें कितने लूप्स बन रहे हैं और किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। देखें, if the switch S is closed, a current will flow through the galvanometer. We are to determine the condition under which no current flows through the galvanometer even after the switch is closed. For this purpose we analyze this circuit using Kirchhoff's second rule। ठीक है, अब हम लूप्स देखें कौन कौन से बन रहे हैं। ABDA एक ये लूप बन रहा है। ठीक है, और एक जो है वो BCDB एक ये लूप बन रहा है। ठीक है, और एक ADCA एक ये लूप बन रहा है। ये 3 लूप्स बन रहे हैं, इसका मतलब 3 लूप्स इक्वेशन होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें करंट जो है इस सबसे पहले चूज़ करेंगे कर लूप जो हमने 3 चूज़ किए हैं, उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। आपको मैंने बताया है कि अगर क्लॉकवाइज चूज़ किया है एक लूप में तो बाकी सारे लूप्स में भी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज चूज़ किया है तो बाकी सारे लूप्स में भी एंटी क्लॉकवाइज करंट ही चूज़ करेंगे। अब हमने एंटी क्लॉकवाइज चूज़ किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल I1, तो I2 भी एंटी क्लॉकवाइज और I3 भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
I1, I2, I3 ये सारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। और अब हम किरचॉफ जो है सेकंड रूल हम अप्लाई करते हैं।